तो आज हम लोग का चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। सेकंड वीडियो है द कंपाइलर। तो आज का टॉपिक हम लोग का है कंपाइलर से स्टार्ट होगा। यूजिंग अ कंपाइलर, कंपाइलर कैसे यूज़ होता है। तो हाउ टू यूज़ अ कंपाइलर, व्हाट कैन गो रॉन्ग। तो इसमें बोल रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत सारा सॉफ्टवेयर का लेयर होता है। ये पूरा मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर से बना होता है। ये क्या करता है, ड्राइव्स द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उसको ये कंट्रोल करता है, वर्क करवाता है। एंड प्रोवाइड्स यूज़र विथ अ कंफर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट, और यूज़र को एक कंफर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करवाता है। इस ये जनरली इसको इंटरफेस भी बोला जाता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वेरी, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, बट मोस्ट हैव अ सेल, एक सेल रहेगा या नहीं तो टेक्स्ट इंटरफेस रहेगा सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में। यू यूज़ द GNU सेल एवरी टाइम यू टाइप इन कमांड। तो जब भी हम लोग कमांड टाइप करते हैं हम लोग एक GNU सेल यूज़ करते हैं। दैट लॉन्चेज एन ईमेल प्रोग्राम और टेक्स्ट एडिटर अंडर GNU। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी कमांड टाइप करते हैं, एक ईमेल प्रोग्राम नहीं तो एक टेक्स्ट एडिटर GNU में खुल जाता है। इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर हाउ टू क्रिएट अ C प्रोग्राम फ्रॉम द GNU सेल एंड व्हाट माइट गो रॉन्ग व्हेन यू डू। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग C प्रोग्राम में GNU सेल बनाएंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि बनाने में हम लोग क्या गलती कर सकते हैं, कहाँ गलती हो सकता है हम लोग से। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक आइडियाज़ अबाउट C से। फर्स्ट, अ नोट अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें ये बोल रहा है, पहले हम लोग एक नोट बनाएंगे जो है GNU सेल। इसके बारे में हम लोग एक नोट बनाएंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। तो GNU सेल जो होता है वो डिफरेंट होता है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। व्हेन यू एंटर कमांड्स इन द GNU सेल दे आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है सबसे पहला कि जब भी हम लोग कोई कमांड लिखेंगे GNU सेल में, वो उसी समय एग्जीक्यूट हो जाएगा इंस्टेंटली। मोर ओवर द सेल इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सेल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इन डैट द कमांड्स यू टाइप आर अ प्रोग्राम। तो जो भी हम लोग कमांड टाइप करेंगे उसमें, वो जो भी कमांड टाइप करेंगे वो कमांड प्रोग्राम बन जाएगा, या वो कमांड प्रोग्राम होता है। बिकॉज यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग मेनी सेल कमांड्स। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हैं जिसमें बहुत सारा सेल कमांड्स अवेलेबल हो सकता है। When you run this file, the commands will be executed in sequence। तो जब हम लोग इस फाइल को रन करवाएंगे तो वो कमांड जितने भी होंगे वो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होंगे। तो ऑन द अदर हैंड कंसीडर C। तो अब हम लोग GNU के बारे में देखें, अब C के बारे में देखेंगे। वाइल अ सेल कमांड्स फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली, अ C प्रोग्राम मस्ट बी क्रिएटेड इन 2 स्टेजेस। तो इसमें क्या है, बता रहा है कि सेल कमांड फाइल जो होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकता है, पर जो C फाइल होता है वो 2 स्टेजेस में एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए देखते हैं वो 2 स्टेजेस है क्या क्या। तो फर्स्ट द प्रोग्राम इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट फाइल विथ अ टेक्स्ट एडिटर सच एज GNU Emacs। तो सबसे पहले हम लोग को एक टेक्स्ट एडिटर में फाइल्स के तौर पे GNU Emacs, ये एग्जांपल है टेक्स्ट एडिटर का जिसमें आप प्रोग्राम को पहले लिखेंगे। दिस फॉर्म ऑफ द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड द सोर्स कोड। तो जो उसमें हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम वो सोर्स कोड कहलाएगा। अ कंप्यूटर कैन नॉट एग्जीक्यूट सोर्स कोड डायरेक्टली, जो कंप्यूटर होता है वो सोर्स कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। उसके बाद फिर अब सेकेंड प्रोसेस पे आते हैं। सेकेंड, द कंप्लीटेड सोर्स कोड इज़ प्रोसेस्ड विद अ कंपाइलर। जब हम लोग सोर्स कोड कंप्लीट कर लेंगे तो वो कंपाइलर के पास जाएगा। तो कंपाइलर क्या करेगा वो देखते हैं। अ प्रोग्राम दैट जनरेट्स अ न्यू फाइल कंटेनिंग अ मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेशन
ऑफ द सोर्स कोड। तो ये क्या करेगा कि वो एक अलग नया प्रोग्राम बनाएगा डैट जनरेट्स, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो जनरेट्स करेगा न्यू फाइल। तो एक न्यू फाइल बनाएगा, जो कंपाइलर होता है वो एक न्यू फाइल बनाएगा उस सोर्स कोड से, जो मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं हम लोग, उसमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा सोर्स कोड को। दिस फाइल इज़ कॉल्ड एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये जो फाइल बनेगा .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल और एग्जीक्यूटेबल, वो आपका कंप्यूटर रीड कर पाएगा, उसको रन करवा पाएगा। द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज सेड टू हैव बीन कंपाइल्ड फ्रॉम द सोर्स कोड। तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा वो सोर्स कोड की मदद से बनता है, सोर्स कोड से बनता है, कंपाइलर की मदद से बनता है। टू रन द compiled program you must usually type the name of the executable file preceded by a period and a slash as in the example। तो जब हम लोग को रन कराना पड़ेगा, रन करना होगा, तो एक पीरियड मतलब एक डॉट, फिर एक स्लैश और फिर उस प्रोग्राम का नाम हम लोग को लिखना पड़ेगा जब हम लोग को जब इसको रन करवाना है। द डॉट स्लैश प्रीफिक्स टेल्स द GNU शेल टू लुक इन द करेंट डायरेक्टरी फॉर द एग्जीक्यूटेबल। तो ये डॉट स्लैश है, इसको इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग GNU को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो जो फाइल है वो हम लोग का करंट डायरेक्टरी बनता है, तो उसमें जिस डायरेक्टरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी करेंटली, उसी में इसके लिए सर्च करे कि ये फाइल है कहाँ पे और फिर इसको एग्जीक्यूट करवाए। यू यूजुअली डू नॉट नीड टू टाइप डॉट स्लैश इन फ्रंट ऑफ कमांड्स फॉर प्रोग्राम दैट केम विथ योर GNU सिस्टम सच एज Emacs। तो इसमें ये बोल रहा है कि हम लोग को जो GNU सिस्टम से फाइल मिलेगा उसमें हम लोग को डॉट स्लैश लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और GNU सिस्टम्स का एक एग्जांपल हो गया जिसमें हम लोग कमांड लिख सकते हैं, वो है Emacs। बिकॉज द कंप्यूटर ऑलरेडी नोज वेयर टू लुक फॉर द एग्जीक्यूटेबल ऑफ दोज प्रोग्राम। तो इसमें ये बोल रहा है कि कंप्यूटर, हम लोग इसलिए डॉट स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं होता है GNU में, क्योंकि कंप्यूटर को पहले से मालूम रहता है कि हम लोग किस चीज़ को एग्जीक्यूट कराने को देख रहे हैं। विच वे प्लेस्ड इन स्पेशल डायरेक्टरीज व्हेन योर GNU सिस्टम वॉज इंस्टॉल्ड। तो जब GNU सिस्टम इंस्टॉल होता है तो वो सारा फाइल उसी डायरेक्टरी में प्लेस हो जाता है। तो हम एक ही डायरेक्टरी में प्लेस हो जाता है जिसको स्पेशल डायरेक्टरीज होता है वो सब। तो हम लोग को डॉट स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद अ C प्रोग्राम इज़ मेड अप ऑफ एमंग अदर कंपोनेंट्स वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। तो जो C प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है, इसमें दो कंपोनेंट्स वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं। तो देखते हैं वेरिएबल फंक्शन है क्या क्या। तो अ वेरिएबल इज़ अ वे टू होल्ड सम डाटा विच मे वेरी हैंस द नेम। तो जैसा कि वेरिएबल नेम सजेस्ट करता है, इसमें हम लोग कोई भी एक वेरिएबल दिए उसमें अलग अलग टाइप का डाटा हो सकता है। एक हो सकता है A में 17 स्टोर हो जाए, या हो सकता है A में 7 स्टोर हो जाए, या A में 37 स्टोर हो जाए। तो वेरिएबल में कितना भी डाटा, कोई भी डाटा स्टोर हो सकता है जो कि वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ वेरिएबल माइट होल्ड द नंबर 17 एंड लेटर द नंबर 41। अनदर वेरिएबल माइट होल्ड द वर्ड्स SUE। तो इसमें हम लोग वेरिएबल में हम लोग नंबर से लेके वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स सब स्टोर करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज अ सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो फंक्शन ये होता है कि एक सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट होता है सोर्स कोड में, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि अब हम लोग को क्या करना है। प्रोग्रामिंग कंसिस्ट इन लार्ज पार्ट ऑफ राइटिंग फंक्शंस। तो प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा फंक्शंस लिखने का ही ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग को इसको अच्छे से समझ लेना है कि फंक्शन होता क्या है। अब आते हैं हम लोग कंपाइलर पे। कंपाइलर क्या है, कैसे काम करता है, तो हम लोग ये सब देखेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग एरर्स पढ़ेंगे। तो ये हम लोग आगे कंपाइलर पे। तो जैसा कि कंपाइलर नेम सजेस्ट करता है, कंपाइलर कंपाइल करता है। द कंपाइलर व्हेन यू कंपाइल अ प्रोग्राम, जब भी हम लोग एक प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, तो जो कंपाइलर होता है वो सीक्वेंस वाइज उसको एग्जीक्यूट करता है।
when you compile a program, the compiler usually operates in an orderly sequence of phases called passes. तो इसमें क्या है कि कंपाइलर ऑर्डरली सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेगा उस प्रोग्राम को जिस अलग अलग फेज़ में, और उस फेज़ को हम लोग पास बोलते हैं. मान लीजिए एक फेज़ हुआ तो ये पास हो गया, ये एक पास हो गया, प्लूरल में पासेस हो जाएगा. द सीक्वेंस हैपन्स अप्रॉक्सीमेटली लाइक दिस. तो सीक्वेंस कैसे देखा जाता है वो इसमें बताएगा. बाकी का 3 स्टेप में आगे जो है. फर्स्ट, द कंपाइलर रीड द सोर्स कोड. तो सबसे पहले जो कंपाइलर होगा वो सोर्स कोड पढ़ेगा, परहैप्स जनरेटिंग एन इंटरमीडिएट कोड सच एज सीडो कोड. तो एक सीडो कोड जनरेट करता है, मतलब जिसका कोई काम नहीं होता है. डैट सिंप्लीफाइज द सोर्स कोड फॉर सब्सिक्वेंट प्रोग्रामिंग. तो एक सीडो कोड बना के वो क्या बोलते हैं कंपाइलर इसके जो हम लोग का सोर्स कोड होता है उसको सिंप्लीफाई करता है, मतलब आसान बनाता है ताकि आगे प्रोसेस हो पाए. उसके बाद का स्टेप में द कंपाइलर कन्वर्ट्स द इंटरमीडिएट कोड. अगर कोई भी इंटरमीडिएट कोड होगा, इफ़ देयर एनी, और द ओरिजिनल सोर्स कोड इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड फाइल. सबसे पहले इसको एक ऑब्जेक्ट कोड फाइल में कन्वर्ट करेगा. ऑब्जेक्ट कोड फाइल यहाँ है. विच कंटेन्स मशीन लैंग्वेज बट इज़ नॉट येट एग्जीक्यूटेबल. पर ये अभी एग्जीक्यूट होने लायक नहीं है. द कंपाइलर बिल्ड्स अ सेपरेट ऑब्जेक्ट फाइल फॉर ईच सोर्स फाइल. तो जो कंपाइलर होता है उसमें सेपरेट ऑब्जेक्ट फाइल होता है ईच सोर्स फाइल के लिए. हर एक सोर्स फाइल के लिए अलग से सेपरेट ऑब्जेक्ट फाइल होता है. दीज आर ओनली टेम्पररी एंड आर डिलीटेड बाय द कंपाइलर आफ्टर कंपाइलेशन. और हर कंपाइलेशन के बाद ये डिलीट हो जाता है, टेम्पररी रहता है ये. फाइनली द कंपाइलर रन्स अ लिंकर. उसके बाद लास्ट में कंपाइलर एक लिंकर रन करवाता है. द लिंकर मर्जेस द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट कोड. जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट कोड रहेगा उसको विथ सम स्टैंडर्ड्स के साथ यूज़ करेगा जो कि लिंकर में स्पेसिफाइड रहेंगे. बिल्ट इन ऑब्जेक्ट कोड टू प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट कैन स्टैंड अलोन. तो इसमें ये बोल रहा है कि लिंकर की मदद से सबसे पहले कंपाइलर कंपाइल करके एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा. फिर कंपाइलर में लिंकर होता है, लिंकर उस ऑब्जेक्ट फाइल को मर्ज करेगा अपने न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट कोड से, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड रहेगा, जिसमें लिंकर में मेंटेन रहता है कि ये सब चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ ऑब्जेक्ट कोड रहेगा. वो एक नया एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा लिंकर, जिसको अब एग्जीक्यूट करने लायक बन जाता है कंप्यूटर के जरिए. अब इसको हम लोग रन करवा सकते हैं. GNU environments uses a simple command to invoke the compiler GCC, which stands for GNU Compiler Collection. तो इसमें ये है, जो GNU कंपाइलर है वो एक सिंपल कमांड यूज़ करता है सी कंपाइलर को यूज़ करने के लिए, जो होता है GCC, which stands for GNU Compiler Collection. इट यूज टू स्टैंड फॉर GNU C कंपाइलर. तो इससे पहले ये GNU C कंपाइलर के नाम से आया था. अब ये GCC कैन कंपाइल मेनी मोर लैंग्वेजेस जस्ट दैन C. तो अब ये C से सिर्फ C को नहीं, बहुत सारा लैंग्वेज कंपाइल कर सकता है. जस्ट टू कंपाइल अ स्मॉल प्रोग्राम यू विल यूजुअली टाइप समथिंग लाइक द फॉलोइंग कमांड. तो हम लोग को कभी भी किसी कमांड को कंपाइल करना हो, प्रोग्राम कंपाइल करना होगा, तो हम लोग एक सिंपल कमांड लिखना पड़ेगा जो होता है GCC, और फिर जो हम लोग का फाइल का नेम है. तो इससे ये GNU कंपाइलर सी के प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा. ऑन GNU सिस्टम्स, जो GNU सिस्टम्स होते हैं, दिस रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम विद द डिफ़ॉल्ट नेम a.out. तो a.out करके एक डिफ़ॉल्ट नेम से ये बना देगा कोई भी आप लोग का एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, अगर हम लोग GNU सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो. टू टेल द कंपाइलर यू वुड लाइक द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम टू बी कॉल्ड समथिंग एल्स. अगर आप चाहते हैं उसे कुछ और नाम दिया जाए, यूज़ द -o ऑप्शन फॉर सेटिंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट कोड. ऑब्जेक्ट कोड का नेम हम लोग को सेट करना है, तो हम लोग को -o लिखना पड़ेगा. तो इसमें GCC -o प्रोग्राम नेम और फिर फाइल नेम हम लोग को देना पड़ेगा.
फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट अ प्रोग्राम कॉल्ड माई प्रोग्राम फ्रॉम अ फाइल कॉल्ड माई प्रोग्राम डॉट सी राइट। तो हम लोग को अगर माई प्रोग्राम क्रिएट करना है, पहले से अगर क्रिएटेड है माई प्रोग्राम डॉट सी, उससे कैसे होगा, तो ये GCC-O माई प्रोग्राम लिखना है, जो आपको नाम चाहिए और जो पहले से नाम है वो देना है, और बीच में स्पेस रहेगा, बीच में यहाँ पे 1 2 3 ये सब स्पेस है। फिर आप चाहते हैं कि वो रन करे, लॉन्च हो जाए। टू लॉन्च द रिजल्टिंग प्रोग्राम माई प्रोग्राम डॉट org फ्रॉम द सेम डायरेक्टरी टाइप डॉट माई प्रोग्राम हो गया। तो इसमें इसका सिंटैक्स ये है कि पहले आप डॉट लगाएगा, फिर स्लैश लगाएगा, और फिर जो आपका फाइल नेम जो आप लॉन्च कराना चाहते हैं वो आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग फाइल नेम्स देखेंगे, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो GCC यूज़ द फॉलोइंग नेम फाइल नेम कन्वेंशंस। तो GCC ये सब फाइल नेम कन्वेंशन यूज़ करता है। सोर्स कोड फाइल के लिए जो प्रोग्राम नेम होगा .c, ऑब्जेक्ट फाइल के लिए प्रोग्राम नेम .o, एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए प्रोग्राम नेम बस लिखना है, फिर हेडर फाइल के लिए नेम .h लिखना है, फिर लाइब्रेरी फाइल के लिए लाइव नेम .a और लाइव नेम .so। मतलब आपको इसका सिंटैक्स ये है कि पहले आपको लाइव लिखना है और फिर आपका जो नेम होगा प्रोग्राम का, और फिर .so लिखना है या .a लिखना है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि द फाइल नेम एंडिंग्स और फाइल एक्सटेंशंस जो होता है, आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ द फाइल टू द कंपाइलर। तो जो ये एक्सटेंशंस है, ये एंडिंग है, वो कंपाइलर को बताता है कि ये किस टाइप का फाइल है। फॉर एग्जाम्पल द .c सफिक्स टेल द कंपाइलर दैट द फाइल कंटेन C सोर्स कोड एंड द अदर लेटर्स इंडिकेट अदर काइंड्स ऑफ फाइल्स इन द सिमिलर वे। तो ये सब एक्सटेंशन इसलिए है कि हम लोग बताते हैं कि ये किस टाइप का फाइल है C कंपाइलर को। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एरर्स। तो एरर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरर्स आर मिस्टेक दैट प्रोग्रामर्स मेक इन देयर कोड। एरर, जो भी हम लोग प्रोग्राम में मिस्टेक करते हैं उसको एरर बोलते हैं। देयर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ एरर्स। तो एरर ज़्यादातर 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला होता है कंपाइल टाइम एरर्स। तो कंपाइल टाइम एरर्स वो होता है एरर्स कॉट बाय द कंपाइलर। कंपाइल टाइम एरर्स वो होता है जो कंपाइल करने के टाइम पे एरर हम लोग को मालूम चलता है, जो कि कंपाइलर हम लोग को बताता है। दे कैन बी सिंटैक्स एरर। तो वो सिंटैक्स एरर हो सकता है, सच एज टाइपिंग FRO इंस्टेड ऑफ फॉर। हो सकता है कि हम लोग कोई कीवर्ड गलत लिख दिए हों। और दे कैन बी एरर्स कॉस्ड बाय द इनकरेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ योर प्रोग्राम। या हो सकता है आप प्रोग्राम ही गलत लिखे हों। फॉर एग्जाम्पल you might tell the compiler that a certain variable is an integer, then attempt to give it a non-integer value such as 5.23। हो सकता है कि आप इंटीजर स्पेसिफाई किए हो वेरिएबल के लिए, लेकिन वो नॉन इंटीजर आप उसमें मिल रहा है। तो द कंपाइलर लिस्ट ऑल कंपाइल टाइम एरर्स एट वंस with the line number at which each error occurred in the source code and a message that explains what went wrong। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा मैटर है कि जितना भी आपका एरर होगा वो कंपाइलर एक बार में ही बता देगा और आपको लाइन नंबर भी बता देगा। फॉर एग्जांपल सपोज डैट इन योर फाइल eg.c यू राइट। तो ये eg.c आपका यहाँ में फाइल एक्सटेंशन हम लोग पढ़े हैं, जिसमें ये सोर्स कोड फाइल के लिए होता है .c एक्सटेंशन। तो इसमें मान लेते हैं कि y = sin x लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ y = sin x। हम लोग को अगर साइन ये लिखना ये था, लेकिन अगर लिखा ये गया है तो ये आपका हो गया सिंटैक्स एरर। तो बाय द वे दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट विथ इक्वल साइन विद द इक्वल साइन। तो ये इसको इक्वल साइन बोलते हैं। यू आर असाइन द वेरिएबल y। तो हम लोग ये वेरिएबल y हो गया, इसको हम लोग असाइन कर रहे हैं कोई वैल्यू, कॉजिंग द वेरिएबल y टू कंटेन द साइन ऑफ द वेरिएबल x। वेरिएबल x का साइन हम लोग स्टोर करवा रहे हैं किस में, y में। दिस इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द वे इक्वल साइंस वर्क इन मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या है कि जो हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में इक्वल साइन यूज़ करते हैं, इससे ये थोड़ा अलग है। इन मैथ
An equal sign indicate that the number and variables on either side of it are already equal। तो इसमें क्या है कि हम लोग इसको और इसको मानते हैं कि पहले से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है अगर इक्वल टू साइन दिया गया है तो। लेकिन सी में, इन सी एंड इक्वल साइंस मेक थिंग्स इक्वल। तो इक्वल साइन लगाने के बाद ये इक्वल होता है। उसमें क्या होता है कि इक्वल होगा तो ही इक्वल साइन लगेगा। इसमें क्या है कि इक्वल अगर आपको करना है किसी चीज़ को तो इक्वल साइन लगता है। मतलब ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो वैल्यू असाइन करता है। उसमें क्या होता है कि वैल्यू पहले से असाइन रहता है, हम लोग इसमें करना है। समटाइम इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द इक्वल साइन एज एन एब्रीविएशन फॉर द फ्रेज बिकम्स द इक्वल ऑफ। मतलब इक्वल बनाना है हम लोग को, बिकम्स द इक्वल ऑफ, पहले से इक्वल नहीं है। इग्नोर द सिंटैक्टिक डिटेल्स ऑफ द स्टेटमेंट एवव फॉर नाउ। तो जो हम लोग ऊपर पढ़े अगर उसको हम लोग भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। एक्सपेक्ट टू द नोट दैट क्लोजिंग द एक्स। तो एक्स पे मान लेते हैं कि करली ब्रैकेट्स है विद अ स्क्वायर ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ अ पैरेंथेसिस इन एन एरर इन सी। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो भी हम लोग ऊपर पढ़े इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं यहाँ तक। एक्सेप्ट कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, करली ब्रैकेट से लगा होना चाहिए लेकिन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये लिखने के बाद हम लोग का जो एरर है कुछ इस तरह से शोन होगा। एग्जाम्पल डॉट सी इन फंक्शन मेन। तो बताएगा कि मेन फंक्शन में फ्रेज पार्स एरर बिफोर दिस। तो ये हम लोग को बता देगा कि लाइन 8 में पार्स एरर बिफोर दिस ब्रैकेट्स। तो इसका ये है कि इफ़ यू कंपाइल द प्रोग्राम विद इन इमैक्स यू कैन जंप डायरेक्टली टू द एरर्स। तो इसमें क्या है कि अगर आप इमैक्स में प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे हम लोग सीधे एरर्स पे जान सकते हैं। वी विल डिस्कस दिस फीचर लेटर। तो ये फीचर क्या है इमैक्स वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद अ प्रोग्राम विथ कंपाइल टाइम एरर विल कॉज द कंपाइलर टू हॉल्ट। तो ये कंपाइलर को थोड़े के लिए रोक देगा। एंड विल नॉट प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस नहीं करेगा। हाउएवर द कंपाइलर विल चेक द सिंटैक्स अप टू द लास्ट लाइन ऑफ योर सोर्स कोड बिफोर स्टॉपिंग। लेकिन फिर भी वो रोक देगा। रोकने से पहले ये आपका पूरा प्रोग्राम एक बार ज़रूर चेक करेगा लास्ट लाइन तक। However, the compiler will check to the source code before stopping। यहाँ तक हो गया। And it is common for a single real error। And it is common for a single real error even sometime as simple as missing parenthesis to result in a huge and confusing list of non-existent errors। तो ऐसा हो सकता है कि बस एक पैरेंथेसिस के वजह से, पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, ये आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस हो जाएगा ये वाला। एक सेकेंड, ये आपका ओपनिंग पैरेंथेसिस हो जाएगा और फिर ये आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपका बस एक पैरेंथेसिस की वजह से आपका बहुत सारा ऐसा एरर आ जाए जो कि आपका एरर है भी नहीं। बस वो पैरेंथेसिस लगाने से सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद बोल रहा है कि दिस कैन बी शॉकिंग एंड डिसहर्टनिंग टू नोविस बट यू विल गेट यूज टू इट विथ एक्सपीरियंस। हो सकता है ये बहुत शॉकिंग लगे और आपको बहुत डीमोटिवेट कर दे, लेकिन एक्सपीरियंस लेते लेते काम करते करते आपको सब समझ में आ जाएगा। एज अ रूल, तो एक रूल है, द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ टू लुक फॉर द फर्स्ट एरर। तो इसके लिए रूल ये है कि सबसे पहले फर्स्ट एरर से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, फिक्स दैट एंड देन रिकम्पाइल। और उसके बाद फिर से रिकम्पाइल करना चाहिए। यू विल सून कम टू रिकग्नाइज व्हेन सब्सिक्वेंट एरर्स मैसेज आर ड्यू टू इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स एंड व्हेन दे आर ड्यू टू अ कैस्केड। तो हो सकता है कि कोई कोई एरर की वजह से आपका ये सब प्रॉब्लम्स आ रहा हो। एक होता है फिर कंपाइल टाइम एरर के बाद रन टाइम एरर।
रन टाइम एरर्स आर एरर दैट ऑकर्स इन अ कंपाइल्ड एंड रनिंग प्रोग्राम समटाइम्स लॉन्ग आफ्टर इट हैज़ बीन कंपाइल्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, लेकिन उसके बाद फिर रन कर रहे हैं और रन करने से आपको मालूम चला कि कुछ कुछ एरर है। हो सकता है कि रन करने से आपको मालूम चल रहा है कि हम लोग को इंटीजर देना था, लेकिन हम लोग डबल देना था, लेकिन हम लोग इंटीजर दे दिए हैं, तो वैल्यू अब ले नहीं रहा है। तो ऐसे से बहुत सारा एरर आता है। तो वन काइंड ऑफ रन टाइम एरर हैपन्स व्हेन यू राइट अ रनिंग प्रोग्राम दैट डज नॉट डू व्हाट यू इंटेंड। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है कंपाइल करने के बाद भी, तो वो होता है रन टाइम एरर। फॉर एग्जाम्पल, यू इंटेंड टू सेंड अ लेटर टू ऑल ड्राइवर्स whose license will expire in June, but instead you send a letter to all drivers whose license will ever expire। तो हो सकता है कि आपको जून में जितने लोग का एक्सपायर हो रहा है उसको भेजना है, पर आपको सबको भेजा जा रहा है। अनदर काइंड ऑफ रन टाइम एरर कैन कॉज योर प्रोग्राम टू क्रैश और क्विट एब्रप्टली। हो सकता दूसरा रन टाइम एरर ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोग्राम वो रोक दे या फिर थोड़ी या सीधे बंद कर दे। फॉर एग्जाम्पल, यू मे टेल द कंप्यूटर टू एग्जामिन अ पार्ट ऑफ इट्स मेमोरी दैट डजेंट एग्जिस्ट or to divide some variable by 0. Fortunately, the GNU environment is extremely stable and very little will occur other than error message in your terminal window when you crash a program you are writing under GNU। तो GNU में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो बहुत स्टेबल होता है और बहुत कम ही उसमें एरर मैसेज दिखता है और क्रैश होने पे भी उतना कुछ झंझट नहीं होता है। If the compilation of a program is successful, then a new executable file is created। अगर compilation of program successful हो चुका है तो एक new executable file create होता है। When a programmer wishes to make alterations and corrections to a C program, these must be made in the source code using a text editor। After making the changes, the programmer must recompile the program or its salient parts। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई प्रोग्रामर को अल्ट्रेशंस कुछ बदलना है या कुछ मिस्टेक है उसको सुधारना है, तो वो सोर्स कोड में करना चाहिए और टेक्स्ट एडिटर में जाके करना चाहिए। पहले टेक्स्ट एडिटर में एडिट करना है, उसके बाद कंपाइल करना है, सोर्स कोड को एडिट करना है। तो जब ये सब एडिट हो जाएगा, चेंजेस हम लोग कर देंगे जो हम लोग चाहते हैं, तो उसको फिर से रिकम्पाइल करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का आता है टाइपोग्राफिकल एरर्स। तो टाइपोग्राफिकल एरर्स क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। द कंपाइलर कैन समटाइम फेल फॉर वेरी सिंपल रीज़न सच एज टाइपोग्राफिकल एरर्स इंक्लूडिंग द मिसयूज ऑफ अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर्स। तो इसमें क्या है, तो इसमें ये होता है कि हो सकता है कि हम लोग बहुत छोटा छोटा गलती की वजह से भी हम लोग का प्रोग्राम फेल हो जाए। जैसे कि अपर और लोअर केस कैरेक्टर्स में हम लोग गलती कर दें। द सी लैंग्वेज इज़ केस सेंसिटिव। तो सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है। अनलाइक लैंग्वेजेस सच एज पास्कल एंड सम वर्जन ऑफ बेसिक, सी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अपर एंड लोअर केस लेटर्स। तो सी में अपर और लोअर केस लेटर में अंतर होता है, सच एज ए एंड ए। इफ़ अ लेटर्स इज टाइप्ड इन द रॉन्ग केस इन अ क्रिटिकल प्लेस इन द सोर्स कोड, कंपाइलेशन विल फेल। हो सकता है आप एक जगह ए लिखें हैं और दूसरा जगह ए लिखें हैं, तो वो आपका दोनों अलग माना जाएगा। दिस इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एरर्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड। और ये सब एरर्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं फाइंड करने में। फिर आपका आता है टाइप एरर्स। तो देखते हैं ये टाइप एरर्स क्या हैं जल्दी से। उसके बाद हम लोग कुछ लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हम लोग जितना पढ़े उसमें से क्या क्या बन सकता है। तो सी सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ वेरिएबल टाइप्स। तो सी में बहुत सारे वेरिएबल टाइप्स होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा। अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग वेरिएबल, सच एज इंटीजर फॉर इंटीजर नंबर एंड अ फ्लोट फॉर नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट्स, मतलब डेसिमल में रहेगा। यू कैन इवन डिफाइन योर ओन टाइप्स। तो हम लोग अपना खुद का भी बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। सच एज टोटल फॉर अ सम, सरनेम फॉर समवंस लास्ट नेम। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट ए वेरिएबल ऑफ वन टाइप इंटू अदर टाइप्स। तो हो सकता है कि हम लोग एक ही टाइप के वेरिएबल को अलग टाइप अनदर टाइप में
कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा ऑप्शन मिलता है हम लोग को। दिस इज़ कॉल्ड टाइप कोएर्जन। तो इसको हम लोग टाइप कोएर्जन बोलते हैं। टाइप कोएर्जन किसको बोलते हैं? यू कन्वर्जन ऑफ अ वेरिएबल ऑफ वन टाइप इनटू अदर टाइप्स, इसको टाइप कोएर्जन बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस टू द कंपाइलर। तो आपका वेरिएबल किस टाइप का है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपाइलर के लिए। सी रिक्वायर्स us to list the names and types of all variable that will be used in a program। तो हम लोग को जितना भी वेरिएबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका नेम और उसका टाइप हम लोग को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है सी प्रोग्राम में। एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेयर दे आर गोइंग टू बी यूज्ड, और कहाँ यूज़ होने वाले हैं इसका भी हम लोग को स्पेसिफाई करना होता है। दिस इज़ कॉल्ड डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना इसको बोलते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करना मतलब मान लें कोई वेरिएबल है ए नाम का, तो इसका डाटा टाइप क्या होगा वो हम लोग को बताना होता है, और हम लोग ये ए डाल रहे हैं ये भी बताना होता है। ये वेरिएबल नेम होता है ए, और ये वेरिएबल टाइप जैसे इंट हो गया या फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया, ये सब हम लोग को बताना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ डाटा टाइप लिखना और वेरिएबल का नाम लिखना, इसको डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि इंट ए ये डाटा टाइप हो गया, और ये नेम हो गया वेरिएबल का, तो ये इस दोनों को मिला के बोलते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। इफ़ यू फेल टू डिक्लेयर अ वेरिएबल और यूज़ इट इफ़ इट वेर अ डिफरेंट टाइप फ्रॉम द टाइप इट डिक्लेयर्ड टू बी, for example by assigning a non-integer value to an integer variable you will receive a compile time error। अगर हो सकता है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किए हैं और यूज़ कर रहे हैं, या फिर वेरिएबल को गलत डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर करना था लेकिन आप नॉन इंटीजर किए हैं, तो आपको एक कंपाइलेशन के समय एरर मिलेगा जिसको कंपाइल टाइम एरर कहा जाएगा। तो अब हम लोग को देखना है कि क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाट इज़ अ कंपाइलर, हाउ डस वन रन अ सी प्रोग्राम, तो सी प्रोग्राम कैसे रन होता है। हाउ डज वन यूजुअली कंपाइल अ सी प्रोग्राम, तो सी प्रोग्राम में कंपाइलेशन कैसे होता है वो हम लोग को बताना है। आर अपर एंड लोअर केस इक्विवेलेंट इन सी, तो इसका आंसर तो नो होगा, सीधे केस सेंसिटिव होता है। व्हाट आर टू मेन काइंड्स ऑफ एरर दैट कैन ऑकर इन अ प्रोग्राम, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। तो ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर नाउ। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक सेकेंड हम लोग का कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया। If you had some C source code that you wish to call accounts, under what name would you save it? तो इसमें पूछ रहा है if you had some C source code that you wish to call account, तो under what name you would save it। तो accounts को हम लोग किस नेम में सेव करेंगे वो बताना है। What would be the name of the executable file for the program in the last question, तो इसका नाम क्या होगा वो हम लोग को बताना है एक्जीक्यूटेबल फाइल का। हाउ वुड यू रन दिस प्रोग्राम, और इसको रन कैसे करेंगे वो भी बताना है। तो ये सब आपको जो भी हम लोग ऊपर पढ़े सब मिल जाएगा। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आएगा यहाँ पे, वो होगा द फॉर्म ऑफ अ सी प्रोग्राम, अ वर्ड अबाउट स्टाइल। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, व्हाट गोज इनटू अ सी प्रोग्राम, व्हाट डज वन लुक लाइक, सी प्रोग्राम में क्या होता है, कैसा दिखता है, ये सब हम लोग सब पढ़ेंगे। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।